हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है और आज हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में। कैसे उन्होंने भारत का आधार रखा, कैसे पूर्ण स्वराज के लिए वो अपने पिता के विचारों के भी खिलाफ चले गए। क्या नेहरू ही थे विभाजन का कारण और क्या उन्हीं के कारण अक्साई चिन्ह और अरुणाचल का कुछ हिस्सा भारत के हाथ से निकल गया। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमारे इस वीडियो में, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के घर में हुआ। मोतीलाल नेहरू उस समय के बड़े वकील और नरम दल के बड़े नेता थे। नेहरू खानदान का ताल्लुक कश्मीर से था। ये कश्मीरी पंडित थे। एक नहर के किनारे बसे हुए होने के कारण इनके परिवार का सरनेम नेहरू पड़ा। अमीर खानदान से ताल्लुक रखने के कारण इन्हें बचपन से ही उच्च शिक्षा प्राप्त थी। शुरुआत में इनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। एक अंग्रेज ट्यूटर इन्हें घर पर पढ़ाने आता था और बाद में इन्हें हैरो स्कूल इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से 1910 में नेचुरल साइंसेज से ग्रेजुएशन की और इनर टेम्पल लंदन से वकालत की पढ़ाई की। 1912 में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस करने के लिए आए। इनका वकालत में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इनकी रुचि आज़ादी के आंदोलनों में थी। 1912 में बंकीपुर में इन्होंने कांग्रेस का पहला सेशन अटेंड किया। उसके बाद ये लगातार कांग्रेस के सम्मेलनों का हिस्सा बनने लगे। 1916 में कमला नेहरू से इनकी शादी हुई और 1917 में इंदिरा प्रियदर्शनी नाम की एक बेटी हुई, जिन्हें हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। शुरुआत से ही ये नरम दल के विरोधी थे और अपने पिता मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले की विचारधारा के खिलाफ थे और डोमिनेंट स्टेटस की बात किया करते थे, जो बाद में पूर्ण स्वराज में बदल गई। जवाहरलाल नेहरू एनी बेसेंट से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1916 में इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और 1920 में इन्हें असहयोग आंदोलन में यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी आज के उत्तर प्रदेश की कमान संभालने का मौका मिला। तब तक होम रूल लीग खत्म हो चुकी थी और वापस ये कांग्रेस का हिस्सा बन चुके थे। ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड में भीड़ द्वारा पुलिस चौकी पर हमला होता है और उग्र भीड़ पूरे पुलिस स्टेशन को जला देती है और कुछ पुलिस वाले उसमें मर जाते हैं, जिसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद यूनाइटेड प्रोविंसेस की बागडोर नेहरू के ही हाथ में रहती है। 1923 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की एक रिपोर्ट आती है जिसमें उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की मांग की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता इसके खिलाफ थे और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। लेकिन 1929 तक गांधी जी ने भी पूर्ण स्वराज का समर्थन नहीं किया था। 26 जनवरी 1930 लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया जाता है और जवाहरलाल नेहरू और बोस जैसे नेताओं का कद भारतीय राजनीति में बढ़ जाता है। आप जवाहरलाल नेहरू की पहचान राष्ट्रीय नेता के तौर पे की जाने लगी थी और उसके बाद से 1947 तक 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में मनाया गया। 1936 और 37 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। साल 1937 भारत में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं और लगभग सारे स्टेट्स में कांग्रेस जीत हासिल करती है। फिर होता है क्विट इंडिया मूवमेंट और जवाहरलाल नेहरू जेल चले जाते हैं। जेल से बाहर आते आते भारत का पूरा परिदृश्य ही बदल चुका था। साल 1946 आते आते भारत को आज़ादी मिलना लगभग तय हो चुका था
और अंग्रेज भारत को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि भारत का बाल्कनाइजेशन किया जाए, यानी भारत को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए ताकि भारत संगठित और ताकतवर देश ना बन सके और भारत में एक केंद्रीकृत सरकार ना हो और जो यूनाइटेड प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें इतनी शक्ति प्रदान की जाए कि वो खुद एक देश की तरह काम करें। लेकिन भारत को विघटित करने की ये चाल नेहरू ने नाकाम कर दी और माउंटबेटन को साफ साफ कह दिया कि इस आधार पर हमें आज़ादी नहीं चाहिए। अब बात करेंगे हम नेहरू के ऐसे कामों के बारे में जो प्रशंसनीय है, लेकिन उनका श्रेय आज शायद नेहरू को नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक पॉपुलर नेता थे। उनकी ह्यूमनिस्ट एंड एंटी कॉलोनियल अप्रोच से भारत को काफ़ी फायदा मिला। क्योंकि उस समय सूचना प्रसारण के माध्यम सीमित थे, तो भारत की आज़ादी के आंदोलनों के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी थी। लेकिन नेहरू ही वो इंसान थे जिन्होंने विश्व भर में भारत की आज़ादी के आंदोलनों को विश्व पटल पर पहुंचाया। अंग्रेजों ने विश्व भर में जगह जगह कॉलोनाइजेशन कर रखा था। उनकी ह्यूमनिस्टिक और एंटी कॉलोनियल अप्रोच का ही नतीजा था कि भारत को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में विश्व भर का सपोर्ट मिला और हमने भी उन सभी देशों को सपोर्ट किया जो अंग्रेजों के कॉलोनियल दंश से प्रभावित थे। नेहरू जी के समय हमने सोशियो इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। उस समय सोवियत यूनियन ने इस मॉडल के साथ जबरदस्त ग्रोथ हासिल की थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत नेहरू जी ने ही की। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर डैम जैसी परियोजनाओं को शुरू नेहरू जी ने ही किया। उस समय भाखड़ा नांगल जैसी परियोजना जो 10 लाख एकड़ में इरिगेशन प्रोवाइड कराए और 1,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करे, ऐसी परियोजना सोवियत यूनियन के पास भी नहीं थी। भारत के भविष्य का आधार रखने के लिए 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। उन्होंने भारत में हैवी इंडस्ट्रीज, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, एम्स, IIMs, IITs, NITs, न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर पावर जनरेशन को भारत में शुरू किया, जो आज भी भारत में विकास का आधार है। ये नेहरू की दूरदृष्टि ही थी जिसका लाभ आज तक भारत को मिल रहा है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो उन्होंने अभूतपूर्व काम किया, लेकिन विदेश नीति में उनकी इसी दूरदृष्टि की बेहद कमी दिखाई पड़ती है। चाहे वो कश्मीर मुद्दे को UN में ले जाना हो या पंचशील पर चाइना पर आंख बंद करके विश्वास करना। ऐसा भी कहा जाता है UN की स्थायी सदस्यता का न्योता चीन से पहले भारत को दिया गया था, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। एक और बड़ा मुद्दा है जिसके कारण नेहरू को कोसा जाता है, वो है विभाजन, पाकिस्तान का बनना, जिससे उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है। एटॉमिक पावर जनरेशन के कार्यक्रम को तो उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन एटॉमिक पावर बनने के लिए उन्होंने कदम पहले नहीं उठाए। तो उनकी विदेश नीति हमेशा से ही बहस का मुद्दा रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि सीख इतिहास में की गई गलतियों से ही मिलती है। वीडियो जरा लंबा हो जाने के कारण पाकिस्तान विभाजन, इंडिया चाइना वॉर और कश्मीर जैसे मुद्दों पर बात करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर आप इन टॉपिक्स पर अलग से वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।